हेलो एवरीवन। सो आज हम जो है अपना 4th यूनिट के लास्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे एंड दैट इज मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सो अभी तक जो है हमने एटॉमिक फिजिक्स और उसका स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था। नाउ विल डिस्कस मॉलिक्यूलर फिजिक्स और इसमें हम सबसे पहले जनरल कंसीडरेशन से मतलब है कि एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अंडर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ नोट करें या ऑब्जर्व करें, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि यू विल नॉट सी डिस्क्रीट लाइंस की बजाय यू विल ऑब्जर्व बैंड्स। ठीक है। सो एटम के केस में आपको डिस्क्रीट लाइंस शो होती थी, बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम यू विल ऑब्जर्व सम बैंड्स। और इस बैंड की प्रॉपर्टीज क्या है? बैंड की प्रॉपर्टी ये है, ईच बैंड इज स्प्रेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। मतलब जैसे सपोज कर लो मैं ये बैंड लूं एक, जैसे ये एक बैंड है कंप्लीट। तो जो बैंड की प्रॉपर्टी क्या है? बैंड की प्रॉपर्टी ये है कि जो एक साइड से जो बैंड है जिसे हम बैंड हेड बोलेंगे, जो शार्प साइड है, जो बैंड की शार्प साइड है इसे आप बोलोगे बैंड हेड। सो एक साइड से जो बैंड हेड है इंटेंसिटी जो है इट फॉल्स रैपिडली टू 0, बट जो दूसरी साइड होगी बैंड की वहां पे इंटेंसिटी जो अचानक से रैपिडली 0 नहीं होती, इट फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली। सो वी शो सम शेडिंग ऑफ बैंड कि यहां पे जो है डार्क है शेडिंग और शेडिंग जो है वो लाइट होती जाती है। इसका मतलब इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। सो इस तरह का बैंड्स जो है, बैंड स्ट्रक्चर जो है हम ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। बट अगर मैं और भी ज्यादा अच्छे हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व करूं, जो हमें ये बैंड दिख रहा है, ये बैंड ना दिखने की बजाय हम जो ऑब्जर्व करते हैं हम डिस्क्रीट लाइंस ही ऑब्जर्व करते हैं। बैंड हेड वाली साइड, जो बैंड हेड वाली साइड है वहां पे जो ये लाइंस हैं ये बहुत ज्यादा डेंस हैं और ये जो डेंसिटी है दूसरी साइड पे, ये जो डेंसिटी है ये कम होती जाती है। ये जो डेंसिटी है ये डिस्क्रीट लाइंस की कम होती जाती है। क्लियर? एंड डिपेंडिंग अपॉन द बैंड शेडिंग, कि जो बैंड की शेडिंग है ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ है या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ है, उसके बेसिस पे ही हम, अगर सपोज कर लो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बैंड की शेडिंग है तो हम उसे बोलेंगे शेडेड टू वॉयलेट, एंड इफ इट इज टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ वी से शेडेड या डिग्रेडेड टू रेड। क्लियर? सो ये जो बैंड स्ट्रक्चर है ये आपको नोट्स में जो है वो क्लियर पिक्चर में दिख जाएगा। सो आपको समझाने के लिए मैंने ये रफ सा आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। सो अब हमें पता लग गया कि मॉलिक्यूल का अगर स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर बैंड देखें उसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वेल सेपरेटेड डिस्क्रीट लाइंस, चाहे वो इमिशन स्पेक्ट्रा हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो। ठीक है। एंड यू ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इन IR एज वेल एज फार इंफ्रारेड रीजन। ठीक है। सो जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को पढ़ा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को कैसे डिस्कस किया था
वी डिस्कस्ड इट इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, और उसके बाद हमने सिलेक्शन रूल्स डिस्कस किए थे। सिलेक्शन रूल्स कैसे निकाले थे? यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। सो एक अकेला एटम की जब बात करो आप, एक अकेले एटम में न्यूक्लियस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है विच वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उस केस में आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस का ही मोशन कंसीडर करना पड़ा था। बट अगर आप मॉलिक्यूल लोगे, मॉलिक्यूल में देर आर मोर देन वन एटम्स, सो उसमें आपको इंडिपेंडेंटली डिफरेंट एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर सकती है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन आपको और कंसीडर करनी पड़ेगी। इसका मतलब जब आप मॉलिक्यूल की बात करते हो तो मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल या एनर्जी जो कैलकुलेट करना, इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स। सो इसके लिए हमें जो है कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करनी पड़ती हैं। सो वो अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं दैट इज बोर्न ओपेनहाइमर approximation. Born-Oppenheimer approximation says if you want to write the total energy of the molecule, E molecule, it is the sum of electronic energy plus nuclear energy. अब मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज ई इलेक्ट्रॉनिक एंड व्हाट इज ई न्यूक्लियर। जो ई इलेक्ट्रॉनिक है इट इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो ई न्यूक्लियर है दिस इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर मोशन। ठीक है, सो वी हैव टू यूज द क्वांटम मैकेनिक्स टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज। नाउ दिस न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी फर्दर रिटन इनटू सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी है दिस इज energy due to vibration of nuclei about their equilibrium position. जो rotational energy है it is energy due to rotational motion of nuclear frame about three mutually perpendicular directions. जो ये ट्रांसलेशनल एनर्जी है इट इज एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो ई इंटर है इट इज energy due to interaction between different kinds of motion in molecule. Now we will neglect this translational and interaction energy in our case. क्यों? बिकॉज जो ई ट्रांसलेशनल एनर्जी है इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, और जो इंटरेक्शन एनर्जी है इट इज नॉट ऑफ यूज इन आवर केस। क्यों नहीं है यूज? बिकॉज हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं इन केस ऑफ गैस ले रहे हैं, और इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड टू बी फ्री मॉलिक्यूल्स। बट अगर हम आप सॉलिड मॉलिक्यूल्स लें इन केस ऑफ सॉलिड्स यू हैव टू कंसीडर दिस टर्म्स इंपॉर्टेंट।
सो फाइनली अगर आपको टोटल एनर्जी लिखनी है, अब टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। एंड नोट करने वाली बात यह है, अगर आपको चेंज इन एनर्जी लिखनी है, डेल्टा ई टोटल, दैट इज डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस चेंज इन रोटेशनल एनर्जी। एंड इट इज फाउंड that the change in energy for electronic energy is greater than, very much greater than the change in energy for vibrational, which is very much greater than change in energy for rotational। इसका मतलब अगर आपने यूवी या फिर विजिबल रीजन में, यूवी या विजिबल रीजन में आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स दिखाई देंगे, ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। इंफ्रारेड रीजन में यू विल ऑब्जर्व वाइब्रेशनल लेवल्स। एंड फाइनली फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में यू विल ऑब्जर्व रोटेशनल motions। clear? So now we will discuss the, अब हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लेकिन हम जो है सबसे सिंपलेस्ट केस पढ़ेंगे मॉलिक्यूल का भी, जैसे हमने एटम के केस में भी सिंपलेस्ट केस क्या पढ़े, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसके बाद सोडियम का अल्कली एटम्स पढ़े, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़े, जो कि सिंपलेस्ट केस थे। इसी तरह हम मॉलिक्यूल के केस में भी हम ओनली विल डिस्कस ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एटम्स। सो अब हमने पढ़ लिया कि जो ये ई इलेक्ट्रॉनिक है, इट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल विच गवर्न्स द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस अगर हम डिस्कस करें, व्हाट डू यू हैव, यू हैव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दैट एटम। इसी तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो सेकंड एटम भी है, सेकंड एटम का भी न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। पहली क्या है, फर्स्ट इज अट्रैक्टिव electrostatic force between positively charged nucleus and negatively charged electrons of other। मतलब पहली इंटरेक्शन क्या होगी, पहली इंटरेक्शन होगी इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अट्रैक्टिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड विल बी रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, या तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, या फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, या फिर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन। नाउ द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं, दे अज्यूम सच इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ये दोनों एटम्स जो हैं ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेते हैं जब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस करने लग जाएंगी। ठीक है, सो ये दे अज्यूम सच पोजीशन वेयर दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट्स बैलेंसिंग ईच अदर। और आपको पता है
जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, when you get such kind of equilibrium या stable position, उस केस में जो पोटेंशियल है it becomes minimum. So अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. पोटेंशियल एनर्जी that is E of R as a function of internuclear separation that is R. इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन रेट है जैसे ये. सो अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऐसा होगा जब वो स्टेबल हो जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, लेट्स से आर नोट से. तो उस केस में जो पोटेंशियल है दैट बिकम्स मिनिमम. सो इस केस में जो पोटेंशियल है वो मिनिमम है. सो सपोज करो कि मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, दोनों एटम्स या दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं. उस केस में क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट विल कम इनटू प्ले. जैसे ही आप जो है इन दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाओगे, जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट विल कम इनटू प्ले. और इसका मतलब क्या होगा, जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. बट अब रियल मॉलिक्यूल की सिमिलरली अगर सपोज कर लो कि आप इन दोनों न्यूक्लियर सेपरेशन को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हो, जब आप दोनों न्यूक्लियस को स्क्वीज कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन देम विल राइज. ठीक है, और इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है अगेन इट विल इंक्रीज फ्रॉम इट्स मिनिमम वैल्यू, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ रही है टू दी मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो बट इन केस ऑफ सपोज कर लो कि आप जो है इस सेपरेशन को बढ़ाते जा रहे हो, रियल मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेपरेशन के बाद मॉलिक्यूल जो है दे विल डिसोसिएट, मतलब वो दूर हो जाएंगे. अट्रैक्टिव फोर्स जो है फिर देन इट विल नो लॉन्गर कम इनटू प्ले. द न्यूक्लियर हैव बीन पुल्ड, और उस केस में जो पोटेंशियल फंक्शन है इट विल बिकम फ्लैट. ठीक है, जो पोटेंशियल फंक्शन है इट विल बिकम फ्लैट, और उस पोटेंशियल को हम यूजुअली डिनोट करते हैं डी ई से. सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं, अगर मैं दोनों न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्लोज ले आऊं, उस केस में क्या होगा, वन हैज टू सप्लाई इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द मॉलिक्यूल. इनफाइनाइट एनर्जी तो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज एसिम्प्टोटिकली टू द इंफिनिटी. बट कभी भी ये जीरो नहीं जाता, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग टू इंफिनिटी. सो इस तरह से आपका जो ये पोटेंशियल फंक्शन है वो ड्रॉ होता है. सो यूजुअली इस पोटेंशियल फंक्शन को अगर आपने मैथमेटिकली बताना है, सो दैट इज गिवन बाय मोर्स फंक्शन. अगर इस पोटेंशियल फंक्शन का आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, दैट इज गिवन बाय मोर्स फंक्शन, एंड दिस मोर्स फंक्शन इज E of R is equal to D of E. This is 1 minus exponential of minus alpha RE minus R square. ठीक है, तो DE क्या है, DE तो है आपकी डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी पे जाके जो है वो दोनों न्यूक्लियस जो है डिसोसिएट हो जाएंगे या मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी. RE आपको पता है दैट इज इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन. ठीक है, अल्फा जो है सम कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. ये जो फंक्शन है दिस डज नॉट होल्ड फॉर R अप्रोचेस टू 0. जब ये R अप्रोचेस टू 0 है तो ये फंक्शन जो है इट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल फंक्शन. ठीक है, अदरवाइज बाकी स्पेक्ट्रम को ये अच्छे से डिस्क्राइब करता है मोर्स फंक्शन. सो अब हमने जनरल कंसीडरेशंस पढ़ ली कि एक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम में कौन सी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और किस वे से आपको सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है टू फाइंड आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ
ए मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो अगर आपने एटम के केस में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, उसी तरह की सिमिलर काइंड ऑफ स्टेट्स ही बनती हैं, बस आपकी जो नोटेशंस है वो काइंड ऑफ चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज मोर और लेस सेम ही है। सो ड्यू टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी of molecule, a molecule state is split into number of discrete electronic states। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर की बात। अगर मैं एक सिंगल एटम लेता था, जब सिंगल एटम के केस में मेरे पास न्यूक्लियस होता था और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस केस में द इलेक्ट्रॉनिक मोशन टेक्स प्लेस इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक फोर्स फील्ड। जो फोर्स फील्ड थी ये स्फेरिकली सिमेट्रिक थी। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था L, डेट यूजुअली बिकम कांस्टेंट। बट अब आपका केस एक्चुअल में आया है नॉट अ सिंगल एटम बट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपके पास कुछ ऐसा है, एंड दिस इज इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। सो in case of diatomic molecule there is only axial symmetry, ये वाली, ये जो सिमेट्री है, एक ही सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, that is the axial symmetry। axial मतलब the line joining two nucleus, axial symmetry about the internuclear axis। hence इस केस में कंजर्वेशन क्या होगी? कंजर्वेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज अबाउट दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो इसमें जो सिंगल एटम के केस में अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता था, इस केस में ओनली द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब इस वे से प्रिसेस करेगा। ठीक है। और जो ये कंपोनेंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अबाउट दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। सो इट इज लैम्डा इज द कंपोनेंट ऑफ orbital angular momentum about internuclear axis। clear? so इसके ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट लैम्डा को निकालने के लिए we will consider the precession of this electronic orbital angular momentum L about the electric field direction, that is along the internuclear axis। So this will give rise to its component along the field direction as ml। तो usually जो ml है that is given by minus L2 plus L due to the quantization। ठीक है, minus L2 plus L। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में तो क्या होता था कि जैसे ही आप रिवर्स करोगे डायरेक्शन, आपका जो मोशन है वो चेंज हो जाता है। बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, इट विल नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो जब एनर्जी ही चेंज नहीं होगी तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करोगे। सो वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। सो विल टेक लैम्डा इज इक्वल टू ml, that is 0 1 2 3 dash dash dash, not minus 1 minus 2 minus 3, will take only the positive values। so जैसे L की वैल्यू 0 1 2 3 होने पे this was S state, this was P state, this was D state, this was F state। लैम्डा के केस में
0 स्टेट को हम बोलते हैं सिग्मा, 1 स्टेट को बोलते हैं पाई, 2 को बोलते हैं डेल्टा, 3 को बोलते हैं फाई। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो बात आई वो बात आई मल्टीप्लिसिटी की। सो मल्टीप्लिसिटी, अगर एटॉमिक स्टेट की बात करें, मल्टीप्लिसिटी एटॉमिक स्टेट में क्या थी, 2s प्लस 1, वेयर s वाज टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। मॉलिक्यूल के केस में, मॉलिक्यूल के केस में हम रिजल्टेंट स्पिन लेंगे s, ठीक है, रिजल्टेंट स्पिन s विच इज अनअफेक्टेड बाय, ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट स्पिन है इट इज अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट it interacts with the magnetic field present in the molecule along its internuclear axis। ये जो स्पिन है रिजल्टेंट स्पिन, इट इज अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी कब, व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 टू प्रिसेस अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में जो कंपोनेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, सिग्मा। सो यूजुअली सिग्मा जो आपके इसमें टोटल स्पिन है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सिग्मा एंड दैट इज गिवन फ्रॉम -s2 प्लस s। सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कॉरेस्पॉन्डेंस मिल गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मिल गया। अब जैसे एटम के केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम था, इस केस में टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा and it is the sum of, it is directly the algebraic addition, वहां पे it was vector sum but here it is directly the algebraic sum of lambda and sigma, ठीक है। सो सिग्मा की आपको पता है कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2s प्लस 1 वैल्यूज पॉसिबल है फॉर ईच लैम्डा लेवल। सो ओमेगा की भी कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, ओमेगा की भी 2s प्लस 1 वैल्यूज पॉसिबल होंगी फॉर ईच लैम्डा लेवल। क्लियर। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। पहला सिंगलेट स्टेट। जब सिंगलेट स्टेट होती है s जो है वो 0 होता है, s 0 का मतलब सिग्मा भी 0 है। ओमेगा इज लैम्डा प्लस सिग्मा, दैट इज सिग्मा तो 0 है तो ओमेगा लैम्डा के इक्वल आ गया। अगर लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 है तो स्टेट क्या बनेगी, स्टेट बनती है 2 सिग्मा प्लस 1 लैम्डा ओमेगा। जैसे एटम के केस में 2s प्लस 1 एल जे था, यहां पे 2 सिग्मा प्लस 1 लैम्डा ओमेगा बनेगी। 2 सिग्मा प्लस 1 दैट इज 1, लैम्डा 1 है तो पाई, ओमेगा कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना है 1, तो 1 पाई 1 बन गई स्टेट फॉर सिंगलेट स्टेट। सिमिलरली नेक्स्ट विल फाइंड डबलेट। डबलेट टर्म के केस में s हाफ आता है, s हाफ मतलब सिग्मा भी हाफ, सिग्मा हाफ ओमेगा क्या आएगा लैम्डा, सो सिग्मा हाफ, s हाफ है तो सिग्मा हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है, प्लस माइनस हाफ, तो ओमेगा क्या आएगा लैम्डा प्लस माइनस हाफ। सो लेट्स से अगेन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो ओमेगा क्या है 1 प्लस 1 बाई 2 इज 3 बाई 2 या 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2। तो आपकी स्टेट्स क्या बनी, स्टेट बनी 2 सिग्मा प्लस 1, 2 पाई 3 बाई 2 एंड 2 पाई 1 बाई 2। फाइनली लास्ट वन इज थर्ड इज ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट में s क्या होता है 1 होता है, सिग्मा क्या आएगा 1 0 माइनस 1, सिग्मा होगा -1 0 एंड प्लस 1, तो ओमेगा क्या आएगा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा लैम्डा माइनस 1, 3 पॉसिबिलिटीज आई। अब अगेन लेट्स से
आप जो है क्या करते हो, लैम्डा को 2 मान लेते हो। उस केस में ओमेगा क्या आया, 2 + 1 इज 3, 2 and 1, 3 2 and 1। तो आपके पास स्टेट्स क्या बनी, 3 डेल्टा 3, 3 डेल्टा 2, 3 डेल्टा 1। और अगर आपको इसको शो करना है एक के जब इंटरेक्शन नहीं थी, सो इट इज स्प्लिटेड इनटू 3 लेवल्स। ठीक है, ये है एनर्जी लेवल व्हेन इंटरेक्शन ऑफ लैम्डा एंड एस आर इग्नोर्ड। और जब आप इंटरेक्शन कंसीडर करोगे, इट विल स्प्लिट इनटू 3 लेवल, 3 डेल्टा 1, 3 डेल्टा 2, 3 डेल्टा 3। सो इस वे से आपके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रोटेशनल लेवल्स डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।